सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सेमेस्टर 5 का हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं और सेमेस्टर 5 में हम लोग अभी है चैप्टर नंबर 1 में इशू ऑफ शेयर्स। ये लेक्चर नंबर 12 है और आज हम लोग पीडीएफ जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ दिया हुआ है। वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So without wasting much time, let's start. Let's begin. Question number 9. PDF से क्वेश्चन नंबर 9, रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन बोल रहा है रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू किया था 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना हो गया 10 रुपया, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपया प्रीमियम में ये शेयर इशू हुआ था। जो शेयर इशू हुआ था ये 2 रुपया प्रीमियम में इशू हुआ था। इशू प्राइस कितना हो गया 12 रुपया। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस बाई 1 कॉल। 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो 5 और 3 8 हो गया। तो बैलेंस 1 कॉल का कितना हो जाएगा 4 रुपया। 10 रुपया फेस वैल्यू था, 2 रुपया प्रीमियम, इशू प्राइस 12 रुपया। 12 रुपया में एप्लीकेशन कितना 3 रुपया, अलॉटमेंट कितना 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो बैलेंस 1 कॉल कितना हो जाएगा 4 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स। कंपनी शेयर इशू किया था 50,000, एप्लीकेशन रिसीव हो गया 90,000, तो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन कितना 40,000। आउट ऑफ विच लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इशू टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 शेयर्स, मतलब 90,000 एप्लीकेशन में से 25,000 का पैसा हम लोगों ने रिफंड कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो 90,000 में अगर 25,000 को रिजेक्ट कर दिया तो बैलेंस एप्लीकेशन कितना 65,000, और कंपनी शेयर कितना इश्यू किया था पब्लिक को 50,000। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। अब यहां पे ना कुछ कैटेगरी बन रहा है, तो समझने का कोशिश करना। नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू किया था, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। 50,000 equity shares. Number of shares applied 90,000 equity shares. एप्लीकेशन आया था फॉर 90,000 equity shares. इस 90,000 equity shares में से 25,000 equity shares या इक्विटी एप्लीकेशंस का पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बैलेंस कितना एप्लीकेशन बचा 65,000 इक्विटी शेयर्स बैलेंस एप्लीकेशन बचा। मतलब 65,000 एप्लीकेशन है और कंपनी कितना शेयर अलॉट कर पाएगा मैक्सिमम 65,000। अब इस 65,000 में से भी दो कैटेगरी बन रहे हैं आगे, एक फुल अलॉटमेंट कैटेगरी और एक प्रो राटा कैटेगरी। एक फुल अलॉटमेंट कैटेगरी और एक प्रो राटा कैटेगरी, ये हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। इस 65,000 शेयर्स में से जिन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स डिमांड किया था उनको 20,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हो गया। मतलब ये वो कैटेगरी है जिसने डिमांड किया था 20,000 शेयर्स, जिसने अप्लाई किया था फॉर 20,000 शेयर्स, उसको 20,000 शेयर्स मिल गया। तो प्रो राटा कैटेगरी का कितना अप्लाइड था 65 में से 20 निकल गया, तो प्रो राटा कैटेगरी का अप्लाइड था 45,000 इक्विटी शेयर्स, पर उनको शेयर्स कितना अलॉट हुआ होगा बैलेंस 50 में से 20 तो इनको दे दिए, तो बैलेंस 30,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब एक कैटेगरी ऐसा है जिसने अप्लाई किया फॉर 20,000 शेयर्स, उसको मिल गया 20,000 शेयर्स, इसको बोलेंगे फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। और जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है ना, उसने जितना रुपया दिया है एप्लीकेशन के टाइम पे उसको उतना रुपया का ही शेयर्स मिला है, मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। लेकिन जो प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, they have applied for 45,000 shares, accordingly इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा 45,000 शेयर्स पे कंपनी के बैंक में जमा किया होगा।
पर इनको शेयर्स कितना मिला है? 30,000 इक्विटी शेयर्स। धीरे धीरे सारा बात समझ में आएगा, ये हम लोग बस अभी डिस्कशन कर रहे हैं। आगे लिख रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट व्हाट मेड टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। देखो टोटल एप्लीकेशन 65, उसमें से 20 निकल गया तो 45 रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, इनको हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। वन शेयर होल्डर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 50 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था, 50 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। Another shareholder to whom pro rata allotment was made failed to pay allotment money on 100 shares. दूसरा शेयर होल्डर किस कैटेगरी को बिलोंग करता था? प्रो डाटा कैटेगरी को। उसने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। When the first and final call was made, there was further default, मतलब और 200 शेयर्स पे अलग से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 3 जन फेल कर रहा है। एक वो 50 शेयर जो होल्ड करता है, जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है, एक वो जो 100 शेयर्स होल्ड करता है, प्रो डाटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, और अलग से 200 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। ये कैटेगरी वाला सम्स है, इसको बोलते हैं ग्रुप प्रो राटा। ठीक है, कैटेगरी वाला सम्स, ग्रुप प्रो राटा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, सारा शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब सबका शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट हुआ। द फर्स्ट 150 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर। क्या क्या बनाना है हम लोग को? जर्नल एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट बनाना है, इसका मतलब कैश बुक वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा, जिसके बिना हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल पार्ट। स्टार्ट करते प्रॉब्लम। सो हेडिंग दे देंगे कॉपी में, इन द बुक्स ऑफ रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम प्रॉब्लम 2014। जर्नल डेट particulars ledger folio debit and credit, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे एप्लीकेशन कितना शेयर्स पर रिसीव हुआ है। सबसे पहले कंपनी का बुक्स में एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री होता है, तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 90,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके। तो सबसे पहला एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3 ईच एप्लीकेशन मनी। तो 90,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके 2,70,000, 2,70,000। नरेशन लिख देंगे, नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 90,000 equity shares at the rate ₹3 each। ये हो गया हम लोग का नरेशन। और नरेशन के बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया नरेशन।
अब एंट्री आ जाएगा एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स पे ड्यू दिखाएंगे? वही 90,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे 3 रुपया करके 2,70,000। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, जितना शेयर कंपनी इशू किया है, जितना शेयर कंपनी इशू किया है, ऑफर किया है पब्लिक को, कंपनी जितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को, उस पे जो 3 रुपया करके एप्लीकेशन बनता है, कंपनी कितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को? 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने पब्लिक को कितना शेयर ऑफर किया है? 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके जो भी अमाउंट बनता है वो कैपिटल में चला जाएगा। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 1,50,000 का जो अमाउंट है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 90,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी जितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को, उस पे जो एप्लीकेशन का पैसा बनता है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी ने 25,000 इक्विटी एप्लीकेशंस का पैसा रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। कंपनी ने 25,000 इक्विटी एप्लीकेशंस का पैसा रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया 3 रुपया करके, पैसा लौटा दिया। 25,000 एक्सेस एप्लीकेशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, उनको शेयर अलॉट नहीं किया। तो जब पैसा लिए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, अभी पैसा रिटर्न कर दिए तो बैंक क्रेडिट हो गया। टू बैंक 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 75,000, 75,000। तो 90,000 में 50,000 पे 3 रुपया करके कैपिटल में चला गया, 25,000 पे 3 रुपया करके रिफंड कर दिए। बच कितना गया? एक्सेस 15,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा। वो जो 15,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा है या एप्लीकेशन अमाउंट है, उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 15,000 जो एक्सेस इक्विटी एप्लीकेशन है 3 रुपया करके, उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 45,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 45,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। तो कंपनी शेयर कितना इशू किया था पब्लिक को? 50,000। इक्विटी एप्लीकेशन का पैसा टोटल कितना आया था? 90,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके। इस 90,000 शेयर्स में से कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिजेक्ट कर दिया, पैसा रिफंड कर दिया पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक का पैसा रिफंड कर दिया कंपनी ने। 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, डन। 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिफंड कर दिया, और जो बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन था 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब लिखेंगे नरेशन। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन। याद रखना, कंपनी जितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को, उतना शेयर पे पैसा लेने का हक रखता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each. Equity share application money due on 50,000 equity shares at the rate ₹3 each, transferred
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 इक्विटी शेयर पे 3 रुपया करके हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ये लिख दिए, कॉमा एक्सेस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का ए देखो कैपिटल रहेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 equity shares rejected and refunded, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिजेक्ट कर दिया, पैसा लौटा दिया एक्सेस एप्लीकेशन का, एंड बैलेंस एक्सेस, बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 each, on 15,000 equity shares at the rate ₹3 each, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया पूरा का पूरा नरेशन कंप्लीट। इस नरेशन में क्या बताया जा रहा है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, और जो बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके उसको अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दिया। तो ये था एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, ये था एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। अब इसके बाद एंट्री आएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। तो देखो एज पर द क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री आएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, और याद रखना अब पूरा का पूरा सम 50,000 शेयर्स पे ही बनेगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा सम जो है वो 50,000 शेयर्स पे ही बनेगा। तो अब आ जाएगा अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पूरे का पूरा जो सम्स है वो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे ही बनेगा आगे। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 5 रुपया करके हम लोग डेबिट कर देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया होता है 2,50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000। अब इस 5 रुपया में प्रीमियम छोड़ के जो अमाउंट है दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम छोड़ के जो अमाउंट है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, प्रीमियम 2 रुपया है तो प्रीमियम छोड़ के 3 रुपया, 1,50,000 कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। और 2 रुपया का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट का ये ड्यू का एंट्री है, अलॉटमेंट में प्रीमियम था 2 रुपया, तो 2 रुपया का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज
प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका हम लोग लिख देंगे नरेशन। नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर allotment money due on 50,000 equity shares at the rate rupees 5 each. At the rate rupees 5 each, including premium of rupees 2 per share as per board's resolution number dot 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 dated dot dot dot। तो ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। अब अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। हम लोग को क्या क्या चीज का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पहले बात तो कुछ कैटेगरी है, पहले वो कैटेगरी को समझाना है हमको वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 2 में हम लोग एपीएस का एडजस्टमेंट करेंगे एडजस्टमेंट पर शेयर निकालेंगे। वर्किंग नोट 3 में पता करेंगे कितना एग्जैक्ट अमाउंट रिसीव्ड हुआ अलॉटमेंट पे। तो जर्नल एंट्री और कितना पास करना है हम लोग को, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री आएगा, फॉर फीचर का एंट्री आएगा, री इशू का एंट्री आएगा एंड प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री आएगा। टोटल 6 जर्नल एंट्री। एंड बैलेंस शीट भी बनाना है तो बैलेंस शीट के लिए और एक पेज। तो 6 जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट के लिए और एक पेज, अप्रोक्सीमेटली 2 पेज का जगह छोड़ दो। 2 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। यहां से 2 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। लिखेंगे वर्किंग नोट 1। बेसिकली ना वर्किंग नोट 1 में हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, यहां पे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वर्किंग नोट 1 में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और राइट हैंड साइड में लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स। एक कैटेगरी ऐसा था जिसने अप्लाई किया था फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स, उसका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, कंपनी ने उसका सारा पैसा रिफंड कर दिया। तो कंपनी ने बेसिकली उसको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। नेक्स्ट, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 equity shares, to the applicants of 20,000 equity shares, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हो जाएगा 20,000। इसको हम लोग बोल रहे हैं फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। देखो इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है हम सिर्फ समझने के लिए इसके सामने लिख देते हैं ये कौन सा कैटेगरी है, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है। रेड पेन से लिख रहे हैं, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा लिख रहा है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद
to the applicants of 45,000 इक्विटी शेयर्स। देखो समझो, टोटल एप्लीकेशन जो था ना वो 90,000 इक्विटी शेयर्स का था। जो टोटल एप्लीकेशन था वो 90,000 इक्विटी शेयर्स का था, जिसमें से 25,000 इक्विटी शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। 20,000 इक्विटी शेयर्स अप्लाई किया था 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, इसको पूरा का पूरा 20,000 इक्विटी शेयर्स दे दिया। मतलब जितना अप्लाइड था उतना ही अलॉटेड था। मतलब अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो 1:1, ऐसा कैटेगरी को बोलते हैं फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। लेकिन 90,000 में जब हम ये 45,000 माइनस कर देंगे, 25 और 20, 45 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा? 45,000। मतलब रेस्ट एप्लीकेंट्स कितना? 45,000। और कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर अलॉट कर सकता है पब्लिक को? कंपनी ऑफर किया है पब्लिक को 50,000 इक्विटी शेयर्स, तो कितना अलॉट कर पाएगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स में से ऑलरेडी कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना शेयर्स और अलॉट कर पाएगा? 30,000। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा कैटेगरी। प्रो राटा कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? जिसने अप्लाई किया था फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स, इसको शेयर्स कितना अलॉट हुआ? नील। सेकंड कैटेगरी क्या है? जिसने अप्लाई किया था 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, इसको शेयर कितना अलॉट हुआ? 20,000। तो उसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। जिस कैटेगरी का अप्लाइड और अलॉटेड सेम हो उसको बोला जाता है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है? जिसने अप्लाई किया था फॉर रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज 45,000 इक्विटी शेयर्स, उसको अलॉट हुआ रिमेनिंग 30,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ऑफर कितना किया था पब्लिक को? 50,000 शेयर। कंपनी ऑलरेडी 20,000 इक्विटी एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स अलॉट कर चुका है सेकंड कैटेगरी को, तो थर्ड के लिए तो बस 30,000 बचा ना, इतना ही तो अलॉट कर पाएगा। तो ये था हम लोग का वर्किंग नोट 1, जो बेसिकली क्वेश्चन को समझा रहा है। अब देखो इसमें ना 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी जो डिमांड किया, अप्लाई किया फॉर 25,000 शेयर्स, उसका पूरा पैसा कंपनी लौटा दिया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था 20,000 शेयर्स पे, और उसको शेयर्स भी कितना मिला? 20,000। एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था, डिपॉजिट किया था कंपनी के बैंक अकाउंट पे 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके, और उसको शेयर्स भी कितना अलॉट हुआ? 20,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब फुल अलॉटमेंट कैटेगरी ने एक भी रुपया एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। उसने जितना शेयर्स का पैसा बैंक में जमा किया था कंपनी के बैंक में, उतना शेयर उसको अलॉट हो गया। सेकेंड कैटेगरी फुल अलॉटमेंट कैटेगरी ने एक भी रुपया एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। उसने जितना शेयर्स का पैसा डिपॉजिट किया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, दैट इज 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, उतना का उसको शेयर्स मिल गया, एक भी रुपया उसने एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है प्रो राटा कैटेगरी, इसने कितना शेयर्स का पैसा जमा किया होगा कंपनी के बैंक में? 45,000 इक्विटी शेयर्स। ऐसा कैटेगरी ने 45,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कंपनी के बैंक में जमा किया होगा, और इसको शेयर्स अलॉट कितना हुआ? सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब कौन सा कैटेगरी एक्स्ट्रा पैसा देके बैठा है कंपनी को? थर्ड कैटेगरी, दैट इज प्रो राटा कैटेगरी। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 का हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग एपीएस कैलकुलेट करते हैं। एपीएस मतलब एडजस्टमेंट पर शेयर, जिसका एक फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने बना लिया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड with allotment, excess application money to be adjusted with allotment
होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted to pro rata category. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कौन सा कैटेगरी दे रखा है? ये वाला कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। कितना शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे रखा है? देखो, इसने 45,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था, बट इसको मिला था 30,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब इसने 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, न्यूमरेटर 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड। इस कैटेगरी को देखो कितना शेयर अलॉट हुआ था, 50,000 मत बोल देना, 30,000। प्रो राटा कैटेगरी को कितना शेयर अलॉट हुआ था? 30,000। तो 90,000 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन आया था, जिसमें से 25 को तो कुछ भी नहीं दिए, 20 को 20 दे दिए, और 45 जो मांग रहा था उसको 30 दिए। तो ये प्रो राटा कैटेगरी है जिसका अप्लाइड ज्यादा है, अलॉटेड कम है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये बेसिकली हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इक्विटी शेयर्स, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 1.5 आना चाहिए। ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 1.5, 1.50 रुपया पर शेयर। ये आ गया एपीएस, एडजस्टमेंट पर शेयर। तो वर्किंग नोट 1 कंप्लीट, वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Calculation for amount received on allotment। अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना रुपया रिसीव हुआ, तो पर्टिकुलर्स और एकमात्र अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। व्हेन वी से टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका मतलब होता है कि प्रीमियम को लेके कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा डिमांड कर रहा है। तो कंपनी प्रीमियम को लेके अलॉटमेंट का 5 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम लेके अलॉटमेंट का 5 रुपया डिमांड कर रहा है 50,000 इक्विटी शेयर्स पे। मतलब टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 2,50,000। उससे हम लोग लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना शेयर्स पे? याद रखना वो 15,000 इक्विटी शेयर्स। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉट एप्लीकेशन का 3 रुपया करके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 45,000। कंपनी एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा 45,000 रुपीज लेके बैठा है 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, वो एडजस्ट होगा।
तो वो एडजस्ट होने के बाद नेट में कंपनी अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांग सकता है? 2,05,000। और कितना अच्छा होता है अगर सबको पैसा दे देता, बट ऐसा तो है नहीं। देखो, दो लोगों ने अलॉटमेंट फेल किया है। क्वेश्चन को पढ़ो, दो लोगों ने अलॉटमेंट फेल किया है। 50 इक्विटी शेयर्स पे ऐसा शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल किया जो बिलोंग करता है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को। देखो लैंग्वेज क्या लिखा है क्वेश्चन में, one shareholder to whom full allotment was made failed to pay allotment money on 50 shares। एक शेयर होल्डर जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था, जिसने एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया था एप्लीकेशन पे, उसने 50 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कॉल्स इन अरियर हो जाएगा 50 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5। 50 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 50 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके, तो ये कितना हो जाएगा? 250। देखो 5 रुपया क्यों? क्योंकि देखो ये वो कैटेगरी को बिलोंग करता है जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है। जिसने जितना शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको उतना शेयर मिल गया, मतलब इस कैटेगरी ने एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया था, तो इसको अलॉटमेंट पे पूरा 5 रुपया देना था, जो कि उसने नहीं दिया। आगे लिख रहा है अनदर शेयर होल्डर टू होम प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर्स। 100 इक्विटी शेयर्स पे जो बिलोंग करता था प्रो राटा कैटेगरी को, जो किसको बिलोंग करता था? प्रो राटा कैटेगरी को। ठीक है, तो कंपनी अलॉटमेंट पे उससे 5 रुपया मांग रहा है और पहले का उसका 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। कंपनी अलॉटमेंट पे उससे कितना रुपया मांग रहा है? 5 रुपया, और पहले का उसका 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है। तो 5 माइनस 1.5 वो कितना रुपया देता? 3.5 रुपया 100 शेयर्स पे। तो 3.5 रुपया नहीं दे रहा है, तो कुल मिला के जो कॉल्स इन अरियर होगा वो कितना होगा? 250 प्लस 350 दैट इज 600। कुल मिला के जो कॉल्स इन अरियर होगा वो कितना होगा? 250 प्लस 350 दैट इज 600। बैलेंस पैसा रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया? 2,04,400। बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड हो गया ऑन अलॉटमेंट 2,04,400। तो यहां लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर से बता रहे हैं, ये 50 इक्विटी शेयर्स फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था। फुल अलॉटमेंट कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसने जितना शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको उतना शेयर अलॉट हुआ है, जिसका अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो 1:1 है। मतलब जिस कैटेगरी ने एप्लीकेशन पे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया था, तो उसको पूरा 5 रुपया देना था, वो नहीं दिया, 5 रुपया फेल कर गया। और ये प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी है जो पहले से पर शेयर 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दे रखा था। तो 5 रुपया में अगर पहले से 1.5 रुपया दिया हुआ था तो उसको रिमेनिंग कितना देना था? 350, सॉरी 3 रुपया 50 पैसा, 3.5। तो 100 शेयर्स पे 3.5 करके 350। ये कुछ नहीं है, ये कोलोन है। ठीक है, 250 इसका कैलकुलेशन, 350 इसका कैलकुलेशन। तो ये हो गया वर्किंग नोट 3। अब इसको हम लोग जर्नल में पुट कर देंगे। तो रिसीव का एंट्री देखो, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में बैंक कितना से डेबिट करेंगे? कितना रुपया रिसीव हुआ ऑन अलॉटमेंट? 2,04,400। कॉल सिनेरियो कितना से डेबिट करेंगे? 600। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितना से क्रेडिट करेंगे? 2,05,000। तो वापस आते हैं जर्नल में। वापस आते हैं जर्नल वाले पेज में। अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट पे कंपनी को 2,04,400 रुपया रिसीव हुआ, तो कंपनी का बैंक बैलेंस 2,04,400 रुपया से इंक्रीज हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज होने पे एसेट डेबिट हो जाता है 2,04,400। कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 600 रुपया से। कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे 600 रुपया से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
2,05,000। याद रखना यहां पे चैप्टर का सबसे छोटा नरेशन हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा दिया है, तो हम बस यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये हो गया अलॉटमेंट का, रिसीव का एंट्री। अब नेक्स्ट, अब आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है, 4 रुपया करके। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, 2 रुपया प्रीमियम, इशू प्राइस 12 रुपया हुआ, 12 रुपया में एप्लीकेशन 3 रुपया, बचा 9 रुपया, 9 रुपया में अलॉटमेंट 5 रुपया, तो 9 में 5 माइनस हुआ, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है, 4 रुपया करके। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग ड्यू दिखाएंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके। तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स पे ड्यू दिखाएंगे 4 रुपया करके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी due on 50,000 equity shares at the rate ₹4 each, transferred to equity share capital as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब देखो, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी पैसा रिसीव किया, तो अलग से फर्दर 200 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। मतलब फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, वो 50 इक्विटी शेयर्स जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। वो जो 100 इक्विटी शेयर्स था जो प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। और अलग से फर्दर 200 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। मतलब 50 प्लस 100 प्लस 200, कुल मिला के 350 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 350 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अगर पैसा नहीं मिला, तो कितना शेयर्स पे मिल गया? आंसर है 49,650 इक्विटी शेयर्स पे। 49,650 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके। तो इसके बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे? 49,650 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹4 ईच। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया करके था, 350 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला,
तो रिमेनिंग 50,000 में से अगर 350 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो रिमेनिंग 49,650 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके कितना रिसीव हो गया? 1,98,600 बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 350 इक्विटी शेयर्स। याद रखना इस 350 में से 50 इक्विटी शेयर्स वो कैटेगरी वाला है, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, 100 इक्विटी शेयर्स वो प्रो डाटा कैटेगरी वाला है, और 200 इक्विटी शेयर्स फर्दर अलग से डिफॉल्ट किया। तो कुल मिला के 350 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके 1400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे @4 रुपया करके 2 लाख। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके 2 लाख। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received on equity share first and final call money received on 49,650 equity shares at the rate ₹4 each, and for non-receipt of equity share first and final call, and for non-receipt of equity share first and final call money on 350 equity shares, 350 equity shares at the rate ₹4 each, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account। तो ये हो गया रिसीव का एंट्री, ये हो गया रिसीव का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। अब आएगा एंट्री फॉर फीचर। देखो कंपनी ने सारा शेयर्स को फॉरफीट किया, वो जो 50 इक्विटी शेयर जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था उसको भी फॉरफीट किया, जो 100 इक्विटी शेयर्स था प्रो डाटा कैटेगरी को बिलोंग करता था उसको भी फॉरफीट किया, और ये जो अलग से 200 इक्विटी शेयर्स जिसने फेल किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसको भी फॉरफीट कर लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका कॉल्ड अप 10 रुपया ही होगा क्योंकि सबसे कंपनी एंड तक पैसा मांगा है। तो फॉरफीचर का एंट्री, तो फॉरफीचर का एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा अलग अलग करके लिख रहे हैं, इससे हम लोग को बेनिफिट होगा, इजी होगा समझने में। देखो पहले वो जो 50 इक्विटी शेयर्स था उस पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके क्योंकि कंपनी उससे एंड तक पैसा मांगा। जो 100 इक्विटी शेयर्स था उसके रेस्पेक्ट में भी कॉल्ड अप 10 रुपया करके कंपनी उससे भी एंड तक पैसा मांगा।
और जो 200 इक्विटी शेयर्स था उस पे भी कॉल्ड अप 10 रुपया करके, क्योंकि कंपनी इससे भी एंड तक पैसा डिमांड किया था। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे 50 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके, प्लस 100 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके, प्लस 200 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके। इन शॉर्ट 350 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके 3500। याद रखना, फॉर फ्यूचर का एंट्री में हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। अच्छा, ये जो 50 इक्विटी शेयर्स था ना, इसने अलॉटमेंट फेल किया था, पूरा का पूरा 5 रुपया, मतलब इसने 2 रुपया का प्रीमियम नहीं दिया था। और ये जो 100 इक्विटी शेयर्स था, इसने 5 रुपया में 1.5 रुपया पहले से दे रखा था, जो उसका कैपिटल से एडजस्ट हो गया। तो इसका अनपेड अलॉटमेंट मनी 3.5 रुपया था, जिसमें अनपेड प्रीमियम 2 रुपया था। मतलब इसने भी 2 रुपया प्रीमियम नहीं दिया और इसने भी 2 रुपया प्रीमियम नहीं दिया। इसने फेल नहीं किया तो इसने दे दिया था। इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे 50 इक्विटी शेयर्स पे @√2 प्लस 100 इक्विटी शेयर्स पे @√2। ठीक है, 50 इक्विटी शेयर्स पे @√2 एंड 100 इक्विटी शेयर्स पे @√2। तो ये होगा 100 और ये होगा 200, कुल मिला के 300। प्रीमियम 2 रुपया करके लोग नहीं दिया था। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखो, जो 50 इक्विटी शेयर्स था, इसने क्या क्या नहीं दिया था? 5 रुपया करके अलॉटमेंट नहीं दिया था और 4 रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया था। जो 50 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने 5 रुपया करके अलॉटमेंट नहीं दिया था और 4 रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया था। जो 100 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, जो 100 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने अलॉटमेंट 3 रुपया 50 पैसा करके नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया करके नहीं दिया। इसके अलावा जो 200 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने बस फाइनल कॉल 4 रुपया नहीं दिया। तो 50 इक्विटी शेयर्स पे 5 + 4 9 रुपया, अलॉटमेंट फिल किया था 5 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया। 100 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 रुपया, नेट अलॉटमेंट फेल किया था और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और 200 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके। तो ये होता है 800, ये होता है 750, 1550 और ये होता है 450। मतलब कुल मिला के टू कॉल्स इन अरियर 2000, कुल मिला के टू कॉल्स इन अरियर 2000। 2 forfeited shares, अकाउंट। जो 50 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने किस चीज का पैसा दिया था? उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपया। उसने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था। जो 50 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने बस एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपया, उसने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था। जो 100 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने एप्लीकेशन 3 रुपया दिया था और एपीएस 1.5 रुपया दिया था, एडजस्टमेंट पर शेयर एक्स्ट्रा। मतलब जो 100 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, उसने 4.5 रुपया दिया था। और जो 200 इक्विटी शेयर्स होल्ड करता था, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, उसने 3 रुपया एप्लीकेशन दिया था, 3 रुपया अलॉटमेंट दिया था, प्रीमियम छोड़ के लेना है, मतलब 6 रुपया दिया था। तुम देखो, एक एक करके बताते हैं। 50 इक्विटी शेयर्स का कॉल्ड अप 10 रुपया, ठीक है।
उसने प्रीमियम भी नहीं दिया था 2 रुपया, तो 10 और 2 12, 12 में अगर 9 रुपया नहीं दिया तो कितना रुपया दिया? 3 रुपया। 100 इक्विटी शेयर्स का कॉल्ड अप 10, उसने प्रीमियम भी नहीं दिया था 2 रुपया, तो 10 और 2 12, 12 में अगर 7.5 रुपया नहीं दिया तो कितना दिया? 4.5 रुपया। और 200 इक्विटी शेयर्स का कॉल्ड अप 10, 10 रुपया में अगर उसने 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया तो कितना दिया? 6 रुपया। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट। तो 50 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 150, 100 पे 4.5 करके 450, कुल मिला के 600, और इधर पे 1200, 1800। ये हो गया फॉरफीचर का खतरनाक एंट्री। ऐसे करके नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आने वाला। फॉरफीचर ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। तोड़ तोड़ के पोस्टमार्टम करके समझना है, एक एक चीज को कुरेद कुरेद के समझना है, तभी चीज समझ में आएगा। इसका नरेशन हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इसका नरेशन लिखेंगे 350 इक्विटी शेयर्स, ये फॉरफीचर का नरेशन है। forfeited for non-receipt of equity share allotment and equity share first call money as per board's resolution number ... dated ... तो ये हो गया उसका नरेशन, ये हो गया उसका नरेशन, ये हो गया फॉरफीचर का नरेशन। क्लियर? अब पूरा इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग री इशू का एंट्री सीखेंगे। या फिर चलो इसी के बीच में हम एंट्री कर दे रहे हैं सो दैट तुम रिकॉल कर पाओ। ठीक है, देखो री इशू 350 इक्विटी शेयर्स कंपनी फॉरफिट किया है, बट बोल रहा है पहला 150 शेयर ही री इशू कर रहा है। मतलब ये 50 और ये 100, ये पहला 150 है ना। ये 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट तो हुआ है, बट ये री इशू नहीं हो रहा है। द फर्स्ट 150 forfeited shares were reissued at the rate ₹9 per share। कंपनी 10 का शेयर 9 में री इशू कर रहा है। तो जब कंपनी री इशू करेगा, ये री इशू का एंट्री, ये फॉरफीचर का एंट्री, ये उसका नरेशन, ये री इशू का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 50 इक्विटी शेयर्स पे 9 रुपया करके प्लस 100 इक्विटी शेयर्स पे 9 रुपया करके, 50 इक्विटी शेयर्स पे 9 रुपया करके एंड 100 इक्विटी शेयर्स पे 9 रुपया करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये 450 और ये 900, 1350, 1350। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 50 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके प्लस 100 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके। ये 1 रुपया कहां से आया? कंपनी 10 का शेयर 9 में री इशू किया तो कंपनी को 1 रुपया करके लॉस हुआ। 10 का शेयर कंपनी 9 में री इशू किया तो कंपनी को 1 रुपया करके लॉस हुआ। तो 150 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो आएगा, ये याद रखना हमेशा हमेशा हमेशा
पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होता है। और इस क्वेश्चन में हम लोग पेड अप कितना मान के चलेंगे, 10 रुपया, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, तो फुल्ली कॉल्ड अप होने पे 10 रुपया, फुल्ली पेड अप होने पे भी 10 रुपया। 50 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके प्लस 100 इक्विटी शेयर्स पे भी 10 रुपया करके, दैट इज 1500। ये हो गया री इशू का एंट्री। अब लिख देंगे इसका भी नरेशन। 150 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share, fully paid up। अब ध्यान से देखो, ये जो फॉरफीचर और रीइशू हुआ, तो ये 50 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 3 रुपया। ये 50 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 3 रुपया। और यही 50 इक्विटी शेयर्स पे लॉस ऑन रीइशू कितना, 1 रुपया। तो 3 - 1 फाइनल प्रॉफिट कितना, 2 रुपया। तो 50 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, और 100 इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 4.5 रुपया, और 1 रुपया करके लॉस ऑन रीइशू। तो 4.5 - 1 3.5 रुपया। तो 100 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 रुपया करके 350। 100 इक्विटी शेयर्स पे 3.5 रुपया करके 350। क्लियर। तो कुल मिला के हमारा फाइनल प्रॉफिट है 450। तो इसको हम लोग फटाफट लास्ट एंट्री में लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइशू का लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री आ जाएगा forfeited shares account debit to capital reserve, forfeited shares account debit to capital reserve। 50 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 3 रुपया, लॉस ऑन रीइशू था 1 रुपया। ठीक है, 50 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 3 रुपया, लॉस ऑन रीइशू 1 रुपया। एंड 100 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 4.5 रुपया, एंड लॉस ऑन रीइशू था 1 रुपया। तो 3 - 1 2, यहाँ पे 100 रुपया हो रहा है, यहाँ पे 350 रुपया हो रहा है। कुल मिला के 450 रुपया का फाइनल प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में। नरेशन इसका लिख देंगे हम लोग, इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। विद दिस हम लोग का जर्नल वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट 4 में। क्यों? क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैश बुक बनाना जरूरी है, उसके बिना बैलेंस शीट नहीं बनेगा। कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स का बैलेंस कितना है, तो पता करना पड़ेगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस। चाहते हैं वर्किंग नोट 4 में। वर्किंग नोट 3 जो हम लोग किए थे, उसके बाद वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 3 के बाद वर्किंग नोट 4। पिछला सम्स में कैश बुक बनाने बोला था ओरिएंटल लिमिटेड में, तो बना दिए थे। आज का समय डायरेक्ट बैलेंस शीट बोल रहा है, तो बैलेंस शीट बोलेगा तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा कैश बुक, नहीं तो नहीं बन सकता बैलेंस शीट।
तो वर्किंग नोट 4 में लिख देंगे हम लोग कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, डेट का कॉलम भी बना देते हैं, हालांकि डेट कुछ है नहीं, फिर भी बनाना तो पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब कैश बुक में ना सिर्फ बैंक रिलेटेड एंट्रीज आएगा, ठीक है, कैश बुक में सिर्फ बैंक रिलेटेड एंट्रीज आएगा। तो जर्नल वाला पेज ओपन कर लेना। पहला एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट, कैश बुक, बैंक कॉलम मतलब ये बैंक अकाउंट ही है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स पे कितना करके नरेशन भी लिखना पड़ता है, तो नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 90,000 equity shares at the rate ₹3 each। और देखो बैंक डेबिट हुआ था 2,70,000 से, तो कैश बुक में जो अमाउंट आएगा वो बैंक वाला अमाउंट ही आएगा, 2,70,000। कैश बुक अपने आप में एक जर्नलाइज लेजर होता है, सब डिविजन ऑफ जर्नल में आता है, कैश बुक अपने आप में जर्नल है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नरेशन लिखा है। तो पहला एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री देखो, दूसरा एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाला एंट्रीज देखना है। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each, rejected and refunded, रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। तो ये कितना, 75,000। हम लोग को बस बैंक वाला एंट्रीज ही देखना है, बाकी ज्यादा कुछ देखना नहीं है हम लोग को, सिर्फ बैंक वाला एंट्रीज पे फोकस करना। बैंक वाला एंट्रीज पे फोकस करना। अलॉटमेंट का ड्यू में कोई बैंक वाला एंट्री नहीं था, अलॉटमेंट का रिसीव में बैंक वाला एंट्री था। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो कैश बुक में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बैंक डेबिट हुआ था 2,04,400 रुपया से, तो वही अमाउंट लेना है। नरेशन लिख देंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, नरेशन लिख देना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री था, उसमें कोई बैंक वाला एंट्री नहीं था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री में बैंक डेबिट हुआ था, बैंक डेबिट हुआ था 49,650 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके, 49,650 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके 1,98,600। जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो जितना से बैंक डेबिट हुआ है वही फिगर लेना है कैश बुक में। नरेशन क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,650 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच। इसके बाद फॉरफीचर का एंट्री आया था, उसमें कोई बैंक कॉल एंट्री नहीं था, रीशो का एंट्री में बैंक कॉल एंट्री था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक डेबिट हुआ था 1350 से। नरेशन लिख देंगे 150 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up. 150 forfeited shares reissued at the rate ₹9 per share fully paid up. That's it. और कोई बैंक वाला एंट्रीज था नहीं, तो कैश बुक को बैलेंसिंग कर देंगे। डेबिट साइड को फटाफट ऐड कर लो। तो डेबिट साइड को ऐड करने पे 2,70,000 प्लस 2,04,400 प्लस 1,98,600 प्लस 1,350, कुल मिला के आ रहा है 6,74,350 टोटल। 6,74,350। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 75,000, तो 5,99,350 ये आ रहा है बाई बैलेंस सीडी। मतलब ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसका इतना बैलेंस निकल रहा है बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। दिस कंप्लीट्स वर्किंग नोट 4। कैश बुक कंप्लीट हो गया। अब जर्नल के नीचे बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। जर्नल वाला सेक्शन के नीचे बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। हेडिंग दे देंगे हम लोग जर्नल के नीचे बैलेंस शीट ऑफ रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके नीचे एज ऑन, कोई डेट नहीं दिया है तो डॉट डॉट डॉट, पर्टिकुलर्स एक नोट नंबर का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक लेटर्स में लिख देते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। याद रखना कंपनी का बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट हॉरिजॉन्टल शेप में बनता है, वर्टिकल नहीं बनता है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ब्लॉक लेटर्स में लिख दिए। इसके अंदर लिखेंगे नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में लिख देंगे पॉइंट नंबर ए में शेयर कैपिटल, और बी में लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेजर हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल पॉइंट नंबर ए में, और बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी का जो भी कैपिटल होता है ना वो शेयर कैपिटल हेड के अंदर आता है। तो शेयर कैपिटल के पैरेलल नोट नंबर कॉलम में लिख देंगे 1 और रिजर्व एंड सरप्लस के पैरेलल नोट नंबर कॉलम में लिख देंगे 2। अब यहां से अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाइन छोड़ देना, 10 लाइन छोड़ देना, 10 लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 लाइन छोड़ दो। 6 से 8 लाइन छोड़ के लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है जिसको हम लोग को बैलेंस शीट के बाहर दिखाना पड़ता है। ये वर्किंग नोट नहीं है, याद रखना, ऐसा मत लिख देना वर्किंग नोट 5, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो हम लोग शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे और राइट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग क्लास ऑफ शेयर मेंशन करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, कोलोन दे देंगे। इसके अंदर में लिखेंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप।
याद रखना, कंपनी पहले 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया था। भाई ये लिखना पड़ेगा इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब इसके नीचे डिटेल्स लिखेंगे। कंपनी पहले 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया था, इसमें से 350 इक्विटी शेयर अपने तरफ खींच लिया था, फॉरफिट कर लिया था, तो बचा 49,650। फिर 150 इक्विटी शेयर री इशू कर दिया, तो अल्टीमेटली कंपनी का 4900 इक्विटी शेयर अभी मार्केट में इशूड है, जो कि फुल्ली पेड अप है। तो 4900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया था, जिसमें से 350 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया, तो बच गया कितना 49,650। फिर 150 इक्विटी शेयर री इशू कर दिया, तो हो गया 49,800। तो 200 शेयर्स ऐसा है जो फॉरफिट तो हुआ है बट री इशू नहीं हुआ, तो उस 200 को हमने नहीं लिया यहां पे। तो 49,800 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके 4,98,000। इसके अलावा याद करो, वो जो 200 इक्विटी शेयर्स था जो फॉरफिट तो हुआ था बट री इशू नहीं हुआ था, वो 200 इक्विटी शेयर्स जो फॉरफिट तो हुआ था बट री इशू नहीं हुआ था, उसको हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे, क्या बोल के, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो याद रखना, उस 200 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन का कितना रुपया मिला था, 3 रुपया, और अलॉटमेंट का कितना रुपया मिला था, 3 रुपया। प्रीमियम का बात नहीं करेंगे, कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता। कंपनी ने उस 200 इक्विटी शेयर्स पे, जो कंपनी फॉरफिट तो किया था बट री इशू नहीं किया, उस पे कंपनी ने एप्लीकेशन का 3 रुपया ले रखा है, अलॉटमेंट का 3 रुपया ले रखा है। मतलब 200 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 1200, तो 4,98,000 प्लस 1,200, दिस टोटल कम्स टू 4,99,200। और इसको हम लोग मेन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 में दिखा देंगे, 4,99,200। मतलब नोट्स टू अकाउंट में बेसिकली ना हम लोग डिटेल्स दिखाते हैं। अब बनाएंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। तो शेयर कैपिटल का जो नोट बना है नोट नंबर 1, इसके नीचे ही आएगा नोट नंबर 2। अब देखो नोट नंबर 2 में क्या आएगा, नोट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें ना कंपनी का सारा प्रॉफिट्स आता है। सबसे पहले तो प्रॉफिट ऑन री इशू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था, तो वो कैपिटल रिजर्व को ले लो, यहां पे नोट में दिखाएंगे उसको। कितना आया था, 450। इसके अलावा कंपनी शेयर इशू किया था प्रीमियम में, तो चेक करना अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 1,00,000, ये प्रीमियम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ था। बट जब फॉरफीचर हुआ तब 50 इक्विटी शेयर्स और 100 इक्विटी शेयर्स, 150 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके प्रीमियम कैंसिल हो गया था, डेबिट हो गया था। चेक करना, फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हुआ था 300 रुपया से, तो 1,00,000 में से अगर 300 माइनस कर देंगे तो 99,700, ये दो आइटम कंपनी का प्रॉफिट है। तो 99,700 प्लस 450, दिस कम्स टू 1,01,50। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। इसको यहां दिखा दिए रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। तो शेयर कैपिटल का नोट दिखा दिए, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिखा दिए। ऑब्वियसली बहुत लेंदी सम्स है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको 20 से 25 मिनट में बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेड होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज।
जिसमें कंपनी का बैंक लोन आता है, डिबेंचर्स आता है, ऐसा कोई आइटम इस सम्स में नहीं दिया है, तो अभी नील लिख देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। उसके बाद आ जाता है करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड में तीन मेजर हेड आता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ये सब आएगा, फिलहाल नहीं है सम्स में तो नील लिख दो। तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट का एक तरफ का टोटल, ये हो जाएगा बैलेंस शीट का एक तरफ का टोटल 4,99,200 प्लस 1,150, दिस कम्स टू 5,99,350। ये एक तरफ का टोटल हो गया। अब इसके नीचे ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आता है नंबर 1 में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आता है प्रॉपर्टी, कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं उसको यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट नहीं लिख सकते। तो ये नहीं है, सम में ऐसा कोई डेटा नहीं है, तो नील। 2 में लिख देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के ए में आता है इन्वेंट्रीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, नहीं है तो नील लिख दे रहे हैं इन्वेंट्रीज। बी में लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, बी में लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जिसमें डेटर्स और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल ये सब आएगा, वो भी नहीं है, नील। सी में लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारा जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस था ना, वो आया था 5,99,350, और यहीं पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। सो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। होपफुली पूरा सम समझ में आ गया होगा। सम्स में कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्लियर। और कमेंट में बताना कि क्लास समझ में आ रहा है या नहीं, क्या कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको बताना, उसको रिपीट करके बताएंगे। होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। वीडियो को समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।